अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दिस इज मी डॉक्टर अबीरा अली और आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में होने वाली एक्नी के बारे में। फ्रेंड्स, एक्नी एक बहुत ही कॉमन मसला है और लड़कियों में टीन एज में ख़ास तौर पे एक्नी बहुत ही कॉमन होती है और 85% ख़वातीन को अपनी लाइफ में कभी ना कभी एक्नी का मसला रहा होता है और किसी डर्माटोलॉजिस्ट को चेक करवाने की जो मेन इंडिकेशंस होती हैं उनमें एक्नी टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की एक्नी होती है वो आम एक्नी से कैसे डिफरेंट होती है उसके बारे में हम आज बात करेंगे और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। तो फ्रेंड्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो एक्नी होती है उसका क्या मैकेनिज्म है। इसके मैकेनिज्म में टॉप में जो रीज़न है, मेन रीज़न वो है एक्सेस मेल हार्मोन यानी कि एंड्रोजन लेवल का ज़्यादा होना। अब एंड्रोजन लेवल जब ज़्यादा होता है तो ये जिस्म के ग्लैंड्स में से ऑयली सेक्रीशंस को प्रोड्यूस करता है जो कि सीबम बनाती हैं। अब ये जो सीबम हमारे हेयर फॉलिकल में कलेक्ट होता है और साथ ही डेड स्किन कलेक्ट होती है तो वो बैक्टीरिया को ट्रैप करती है और जब बैक्टीरिया ट्रैप होते हैं तो फिर पिंपल्स बनते हैं यानी कि एक्नी का मसला बनता है। अब ये मेल हार्मोन्स जहाँ जहाँ ज़्यादा होंगे वहाँ वहाँ ही एक्नी होगी, जैसे कि साइड ऑफ फेस पे, आपकी चिन पे, आपके अपर चेस्ट पे और अपर बैक पे। और यहीं पे ही जो है वो हार्मोन्स की वजह से एक्सेस हेयर ग्रोथ भी ज़्यादा होगी और साथ ही साथ आपको वेट गेन का मसला भी हो रहा होगा। अब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की जो एक्नी होती है उसका ट्रीटमेंट भी आम एक्नी से डिफरेंट होता है, लेकिन ट्रीटमेंट पर जाने से पहले वो ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ और टिप्स हैं जो कि आप यूज़ करके घर में ही अपनी जो एक्नी है उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी पहली टिप की तरफ, जो कि है कि आपने सबसे पहले तो अपने फेस को जेंटल किसी माइल्ड क्लींजर के साथ 2 दफ़ा क्लींजिंग करनी है आपने फेस की। आपने याद रखना है कि आपने कोई हार्श किस्म के केमिकल्स नहीं यूज़ करने, बड़ा लाइट सा आपने क्लींजर यूज़ करना है और ओवर क्लींस नहीं करना, यानी कि 2 बार से ज़्यादा आपने क्लींजिंग नहीं करनी। नंबर 2 ये कि आपने अपनी स्किन को एक्सफोलिएट ज़्यादा नहीं करना। अगर आपकी एक्नी बनी हुई है तो आपने स्क्रबिंग नहीं करनी, कोई एक्सफोलिएटिंग प्रोडक्ट्स नहीं यूज़ करनी, क्योंकि ओवर एक्सफोलिएटिंग से आपकी एक्नी और ज़्यादा इरिटेट होती है और ज़्यादा स्प्रेड होती है। तो आपने अपनी स्किन, और ये स्किन को ड्राई भी करती है, तो आपने स्किन को ड्राई भी नहीं होने देना, क्योंकि अगर स्किन ज़्यादा ड्राई होगी तो आपके और ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस होगा स्किन में उसको ओवरकम करने के लिए और एक्नी का मसला फिर और ज़्यादा हो जाएगा। नंबर 3 पे बात करें तो वो है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, जो कि आपको डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के बगैर ही अवेलेबल होती हैं। आप और वो काफ़ी यूज़फुल भी होती हैं और वो काफ़ी हद तक सेफ़ भी होती हैं। उनमें ज़्यादातर तो ये सैलिसिलिक एसिड, बेंजोइल पेरोक्साइड और इसके अलावा और भी केमिकल्स होते हैं जो कि उनमें पाए जाते हैं, लेकिन वो किसी हद तक ये सेफ़ होते हैं और ये पीलिंग का काम करते हैं और ग्लाइकोलिक एसिड भी उनमें हो सकता है। और ये जब पीलिंग का काम करते हैं तो आपने याद रखना है कि आपने उनको एक ख़ास लिमिट तक ही लेना है। आपने उसको पहले थोड़े से स्टार्ट करना है और आप अपनी केमिकल पीलिंग को जहाँ तक आप लेके जाना चाहते हैं उसके हिसाब से आपने एडजस्ट करना है। और बेहतर ये है कि आप इन मेडिसिन के लिए भी एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। तो रेटिनॉइड्स, आपने जो टॉपिकल रेटिनॉइड्स हैं वो अगर आपकी प्रेगनेंसी चल रही है या अगर आप प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं तो आपने टॉपिकल रेटिनॉइड्स का इस्तेमाल नहीं करना। तो इसलिए बेहतर ये है कि एक दफ़ा आपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना है अपनी मेडिकेशंस के बारे में। नंबर 4 पर यह है कि आप अपने हेयर पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, इस बात का आपने ध्यान रखना है। कहीं आप ऐसी कोई चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके फेस पे भी वो केमिकल्स जा रहे हों, यानी कि कोई फ्रेगरेंसेस, कोई जेल्स, इस तरह की चीज़ें आपने बहुत कम यूज़ करनी है और इसका भी जो इस्तेमाल करना है वो भी बहुत कम करना है आपने। अगर आपके बाल बहुत लंबे हैं तो आपने अपने बालों को फेस से हटा के रखना है। बहुत स्प्रेज आपने बालों पर यूज़ नहीं करने, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जब फेस पे लगती हैं तो ये फेस के जो पोर्स होते हैं ये उनको ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से एक्नी होती है। नंबर 5 पे ये कि आपने मेकअप प्रोडक्ट्स को अवॉइड करना है। अगर आपके फेस पर एक्नी हो रही है तो कोशिश करें आप कोई भी मेकअप वेयर ना करें, लेकिन अगर आपको मेकअप वेयर करना ही है, आपको कोई फाउंडेशन लगानी है या ब्लश लगाना है, तो आपने ऑयल फ्री प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है जिनमें कम से कम ऑयल हो और उनके ऊपर नॉन कॉमेडोजेनिक का लेबल लगा हो।
तो इस और जैसे ही आपने आप जो फंक्शन ओवर हो जाए तो आपने अपना जो मेकअप है उसको वॉश कर लेना है। नंबर 6 पर ये चीज़ आती है कि आपने कभी भी अपनी एक्नी को अपने हाथ से टच नहीं करना, अपने फिंगर से टच नहीं करना, चाहे आपका जितना भी दिल कर रहा हो, लेकिन आपने अपने पिंपल को नहीं टच करना। स्पेशली जो आपका फेस का सेंट्रल एरिया है इसको अवॉइड करना है आपने, क्योंकि ये आपकी ब्रेन वेसल्स के साथ कनेक्ट होता है और इन्फेक्शन आपकी यहाँ से आपके ब्रेन तक ट्रांसमिट हो सकती है। नंबर 7 पे आते हैं कि आपने अपनी जो सन एक्सपोजर का टाइम ड्यूरेशन है उसको कम करना है। कोशिश करें कि आपने जब भी सन में एक्सपोजर आपका हो तो आपने कपड़े अपने पूरे पहने हों और आपने कोई भी जो है वो सन ब्लॉक का इस्तेमाल किया हो। 10 AM से लेके 4 PM तक आपका जो सन एक्सपोजर है वो कम से कम होना चाहिए। सन ब्लॉक आपने जो भी यूज़ करना है उसके अंदर एटलीस्ट 6% जिंक ऑक्साइड और 30 SPF या इससे ज़्यादा का सन ब्लॉक आपने यूज़ करना है। और चाहे आपकी एक्नी है नहीं है, आपने मतलब सन ब्लॉक का इस्तेमाल आपने लाजमी करना है, लेकिन अगेन आपका जो सन ब्लॉक है वो नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आपकी जो डाइट है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपकी प्लांट बेस्ड डाइट होनी चाहिए। आपकी जो रिफाइंड और जो प्रोसेस्ड फूड है उसका इस्तेमाल आपने कम से कम करना है। स्किम्ड मिल्क नहीं यूज़ करना और आपने जो है वो हेल्दी डाइट यूज़ करनी है। फ्रेंच फ्राइज़, पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स, इन चीज़ों को आपने छोड़ना है। चॉकलेट का इस्तेमाल आपने कम करना है। और फ्रेंड्स, इसके बाद बात करेंगे हम एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है, इंसुलिन लेवल को कम करती है, कॉर्टिसोल लेवल को कम करती है। इसलिए आपने अपनी लाइफ में में एक्सरसाइज को लाजमी शामिल करना है। और एक्सरसाइज आपकी ये कार्डियो और जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और एक्सरसाइज को और वॉक को भी आपने अपनी जो है वो रूटीन में शामिल करना है। नेक्स्ट आ जाता है फ्रेंड्स कि आपने अपनी लाइफ में से स्ट्रेस को बिल्कुल ख़त्म करना है। किसी किस्म का भी स्ट्रेस जो होता है वो आपके कॉर्टिसोल लेवल को ज़्यादा करता है, आपकी एक्नी को एग्रावेट करता है। इसलिए आपने अपनी रिलैक्सिंग कोई टेक्निक्स यूज़ करनी है। फ्रेंड से मिलें, हैंग आउट करें और किसी भी तरह से आपने स्ट्रेस को अवॉइड करना है। अपनी स्लीप आपने प्रॉपर लेनी है, 8 आवर्स की मिनिमम स्लीप आपकी होनी चाहिए। और नंबर 10 पे ये है कि जब भी आपने एक्नी का मसला हो, आपने एक्नी का ट्रीटमेंट लेना है तो आपने किसी सर्टिफाइड गायनाकोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड डर्माटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना है। हमारे पास ऐसे होता है कि अक्सर जो डर्माटोलॉजिस्ट होते हैं वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की वजह से एक्नी जो होती है वो उसको हमारे पास रेफ़र करते हैं। लेकिन मसला ये होता है कि जब आप कोएक्स के पास जाते हैं तो वो आपकी एक्नी को चूँकि रूट कॉज से नहीं ट्रीट करते तो एक्नी फिर दोबारा हो जाती है। और अगर हम सिर्फ हार्मोन्स दें, आपको कोई ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स दें आपकी एक्नी को ट्रीट करने के लिए, तो या एंटी एंड्रोजन्स मार्केट में मेडिसिन आती हैं, अगर हम ऐसे हार्मोन्स ही आपको दें तो ये सिर्फ वक्ती तौर पर काम करते हैं और जैसे ही मेडिसिन छोड़ी जाती है तो एक्ने फिर से दोबारा हो जाती है। तो असल मसला ये है कि हमने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को ट्रीट करना है और जब वो ट्रीट होगी तो इसकी वजह से जो हेयर ग्रोथ हो रही है, जो एक्नी हो रही है, वो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रीट होने लग जाएगी और आपको फिर कोई भी आपको लंबे कोर्सेज करने की ज़रूरत नहीं है हार्मोन्स के, क्योंकि हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। तो इन टिप्स पर अमल करके आप अपनी एक्नी को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको इन टिप्स से फ़र्क नहीं पड़ रहा तो भी आपने फ़ौरन फिर अपनी डर्माटोलॉजिस्ट को या गायनाकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना है कि इन टिप्स से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा तो अब मुझे फ़र्दर गाइड किया जाए, फ़र्दर ट्रीटमेंट दिया जाए। तो फ्रेंड्स, आपके माइंड में अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की एक्नी को लेकर अगर कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप मुझसे फ्रीली पूछ सकती हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।